हेलो प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, मैंने आज से एक दिन पहले नया सीरीज स्टार्ट किया था टेंस। दोस्तों, उस वीडियो में हमने आपको बताया है टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस का डिफिनेशन क्या है और जितने भी प्रकार के टेंस होते हैं उनका डिफिनेशन क्या है। इन सभी टॉपिक को हम उसमें कवर कर चुके हैं। दोस्तों, आज उसके आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने ये डिफिनेशन लिख लिया है। डिफिनेशन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आ जाते हैं तो ही उसे क्या कहते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको बता देता हूँ कि वाक्य के अंत में क्या आता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए जैसे वह जाता है, देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा वाक्य। ये क्या हो गया हमारा, ये वाक्य हो गया। और वाक्य के अंत में आपको नजर आ रहा होगा जाता है, लास्ट में आ रहा है ता है। ये जा को छोड़ दीजिए, जा को जब छोड़ के पढ़ेंगे तो लास्ट में आएगा ता है, ठीक है। इसी के आगे अगर आप लिख देते वह जाती है, तो जा को अगर आप काट दीजिए तो लास्ट में आ रहा है क्या, ती है। तो यहाँ पे आपको ती है नजर आ रहा होगा, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये हमारा वाक्य होता है और वाक्य के लास्ट में जो आता है शब्द ता है, ती है, ते हैं, ताहू, यही सब से हम क्या होते हैं, पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस का और कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। देखिए, ये वाक्य हो गया था, वाक्य के अंत में आया था और अंत में आया था ता है। अंत में क्या आया था दोस्तों, ता है। वह जाता है, वह जाती है, वह खाता है, वह खाती है, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, यही सब लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक बात बहुत ही मायने रखता है कि जो वर्तमान में काम हो रहा हो, जो आप इस समय कर रहे हैं वही क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो गया, वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी जो चल रहा है इसी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, तो यही क्या हो गया, वर्तमान हो गया। यानी जो भी काम लगातार होता रहे वही क्या होता है दोस्तों, वही क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। कहने का मतलब जो काम लगातार होता रहे वही क्या होता है दोस्तों, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। दोस्तों, इतना आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए, अनुवाद का नियम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया वर्ब का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं, उसके बाद क्रिया वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी इसके अलावा जो शब्द होते हैं, अलावा जो वर्ड होती हैं, शब्द होते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद समझने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और क्लियर करवा दूं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं आपको बता दूं, फिर इन सभी को हम ट्रांसलेशन की मदद से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कर्ता, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन, ये सब क्या है, ठीक है।
ये सब क्या है, ये आखिर ये है तो क्या है, यस का प्रयोग कहाँ होगा, यस का प्रयोग कहाँ होगा, इन सभी बारे में आज हम आपको क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट कर्ता क्या है। इसके बारे में बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे और आपको समझाएंगे भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट कर्ता क्या होता है। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट यानी कर्ता ये दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है दोस्तों कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। अब आप कहेंगे सर ये कर्ता क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये देखिए पहले इसको क्लियर करिए फिर उसके बाद मैं बता दूंगा। देखिए कर्ता जो होता है दो प्रकार का होता है, हमने पहले ही बता दिया था। पहला होता है सिंगुलर नंबर। पहला क्या होता है, सिंगुलर नंबर। यहाँ लिख लेते हैं सिंगुलर नंबर। यहाँ क्या लिख लिए हम, सिंगुलर नंबर, इसको पहला लिख लीजिए। अब यहाँ लिख लीजिए दूसरा। दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। यहाँ लिखिए प्लूरल नंबर। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, पहला सिंगुलर, दूसरा प्लूरल नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंगुलर नंबर में हमेशा थर्ड पर्सन आता है। सिंगुलर नंबर में क्या आता है, हमेशा थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन किसे बोलते हैं, कर्ता ही, सी, इट और कोई नेम आ जाए, यानी किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, कोई स्थान का नाम आ जाए, तो वही क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे यहाँ, इसके अंदर सिंगुलर नंबर के अंदर क्या क्या आता है। सिंगुलर नंबर के अंदर आता है ही, सी, इट और कोई व्यक्ति है उसका नाम आ जाए, रीता, गीता, सीता, नीता, यही सब क्या होती हैं, थर्ड पर्सन होते हैं, यानी सिंगुलर नंबर होते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए नाम। किसी का नाम आ जा सकता है, किसी का भी नाम आ जा सकता है। ठीक है, रीता, गीता, सीता, माही, किसी का भी नाम आ सकता है, तो वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। सिंगुलर नंबर में आप ध्यान दीजिएगा हमेशा थर्ड पर्सन आता है। ठीक है, और प्लूरल नंबर में क्या होता है, प्लूरल नंबर में हमेशा बहुवचन यानी कर्ता यू, वी, दे और बहुवचन यानी एक नाम के साथ साथ दूसरा नाम जुड़ता है, तो वो प्लूरल नंबर कहलाता है। तो आइए इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए दोस्तों, इसके साथ में क्या आता है, ही, सी, इट और नेम, और इसके साथ में आता है यू, वी, दे, यू, वी, दे, मोर देन, यहाँ लिखेंगे मोर देन नेम। मोर देन नेम का मतलब ये होता है कि एक से अधिक नाम। मोर देन का मतलब होता है एक से अधिक और कोई नाम आ जाए, जैसे नाम रीता है, एक से अधिक का नाम, जैसे रीता है, रीता के साथ साथ अगर गीता लग जाए तो एक से अधिक नाम हो रहा है। मोहन के साथ साथ अगर सोहन लग जाए तो वह एक से अधिक होगा। ठीक है, जब एक से अधिक कोई भी नाम हो जाए तो वो प्लूरल नंबर में कहलाता है, और जो एक नाम रहे वो सिंगुलर नंबर में कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्लियर हो गया होगा। लेकिन सिंगुलर नंबर में एक समस्या और है। एक समस्या ये क्या है दोस्तों, एक समस्या ये है कि इसमें यस या ईएस का प्रयोग होता है। दोस्तों यस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है, इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं यस या ईएस का प्रयोग किस कर्ता के साथ होता है। देखिए दोस्तों, यस या ईएस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर कर्ता यानी थर्ड पर्सन नंबर के साथ होता है। सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या होता है, यस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप यस या ईएस का प्रयोग। यहाँ यस या ईएस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ में होता है। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर नंबर के साथ कहाँ होता है इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज करने के बाद मैं बता देता हूँ आपको यस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने लिख लिया है यस या ईएस का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद मैं आपको समझाऊँगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं यस का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों यस का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए
यस का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ वर्ब यानी क्रिया के अंत में यस, डबल एस, एच एस, सी एच ओ एक्स इत्यादि शब्द ना रहे। यानी कोई भी वर्ब हो, कोई भी ट्रांसलेशन हो और उसके वर्ब में क्या ना रहे, यस, डबल एस, एस एस, सी एच ओ एक्स आदि शब्द ना रहे, तो वहाँ यस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं ई यस का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ई यस का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ वर्ब यानी क्रिया के अंत में यस, डबल एस, एच एस, सी एच ओ एक्स आदि शब्द रहे। यानी कोई वर्ब हो और उसके अंत में यस, डबल एस, एच एस, सी एच ओ एक्स आदि शब्द रहे, तो वहाँ क्या प्रयोग होता है, ई एस। लेकिन ये सब सारे शब्द ना रहे तो वहाँ केवल एस प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना चाहूँगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एक लिखते हैं यस का और एक लिखते हैं ई यस का। ठीक है, देखिए पहले लिखते हैं यस वाला, देखिए, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, ती है। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है। यहाँ लास्ट में आया है ती है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है। ठीक है, लास्ट में और एक शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, खाती है यानी ये स्त्री है, कोई स्त्री है और खाना खा रही है। ठीक है, तो स्त्री के लिए हमेशा क्या लगता है दोस्तों, हमेशा सी लगता है। ठीक है, सी इट दोस्तों, ये क्या है, एक प्रकार से वर्ब, एक प्रकार से क्या है, ये वर्ब है ही। ये क्या है दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है, पॉजिटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और फिफ्थ फॉर्म में यस या ई यस का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ अभी तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अभी यहाँ है। ठीक है, सी इट्स द फूड। देखिए दोस्तों, ये वर्ब है, वर्ब के अंत में, यानी वर्ब के अंत में ये वर्ब है और वर्ब के अंत में कोई भी मीनिंग इसमें से नहीं मिल रहा है। देखिए ना यस मिल रहा है, ना यस एच, ना सी एच, ना यस एच, ना ओ, ना एक्स, इनमें से कोई भी नहीं मिल रहा है। इनमें से जब कोई नहीं मिल रहा है तो इसके साथ में क्या प्रयोग होगा दोस्तों, इसके साथ में केवल एस का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके साथ में क्या प्रयोग होगा, यस का प्रयोग होगा। देखिए ई एस का प्रयोग, देखिए ई एस का प्रयोग अब जान लेते हैं। देखिए यस या यस का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ होता है ना। देखिए वह स्कूल जाता है, वह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। दोस्तों देखिए वह जाता है यानी ये एक पुरुष है, स्कूल जा रहा है, तो पुरुष के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। ही गो टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसलेशन गलत है, ये ट्रांसलेशन जो है सही नहीं है, क्योंकि गो जो है ये वर्ब है। गो क्या है, वर्ब। देखिए गो का फर्स्ट फॉर्म होता है गो और सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन और फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, गोज। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, फिफ्थ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में क्या लग रहा है, गोज यानी ई एस। देखिए ये क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट, ये वर्ब का टू, ये वर्ब का थर्ड, ये वर्ब का फोर, ये वर्ब का फाइव। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ठीक है, अब देखिए ये वर्ब है और वर्ब के अंत में इनमें से आपको मीनिंग मिल रहा है कि नहीं, यस, यस एच, डबल एस, सी एच ओ एक्स। देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ओ, और वर्ब में भी क्या आ रहा है, ओ यहाँ तो वाह, देखिए ओ यहाँ तो वर्ब में भी ओ है, जब ओ यहाँ है तो वर्ब में भी क्या है, ओ है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, जब दोनों
मिल रहे हों वर्ब से और इसमें मीनिंग मैच खा रहा हो तो वहाँ क्या लगेगा, ईएस। ठीक है, ईएस। अब ये ट्रांसलेशन क्या हो गया, अब ये ट्रांसलेशन सही हुआ है। ठीक है, देखिए ही गोज टू स्कूल। अब आप बोलेंगे सर गोज लिए हैं तब ना, इसके अलावा और कुछ लेते हैं तो बात बनती। तो चलिए हम और कुछ लेके देख लेते हैं, क्या बात है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए और ट्रांसलेशन लेते हैं, एक ट्रांसलेशन इसमें और लेंगे, एक ट्रांसलेशन इसमें और लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ले लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं वह सोते हैं, वह सोते हैं। ठीक है, वह सोते हैं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही स्लीप्स। ही स्लीप्स यानी ही है, ही के साथ में थर्ड पर्सन यस या यस का प्रयोग होगा। ठीक है, यस या यस का प्रयोग, इसमें यस का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें से कोई मीनिंग तो मैच नहीं करेगा। देख लीजिए यहाँ लिख दिया हमने स्लीप, स्लीप में कोई मीनिंग मैच कर रहा है, इनमें से कोई मीनिंग मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या लगेगा, यस लगेगा। ही स्लीप्स यानी वो सोते हैं। देखिए अब यहाँ दूसरा ले लेते हैं, वह फिल्म देखते हैं। देखिए वह फिल्म देखते हैं। ठीक है, वह फिल्म देखते हैं। देखिए ही यहाँ लिख देते हैं क्या, वॉच। वॉच मतलब क्या होता है, वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच का मतलब क्या होता है, देखना। ही वॉच द फिल्म, ही वॉच द फिल्म। ठीक है, ये सही है, नहीं सही है दोस्तों, क्योंकि इनमें से वर्ब है, ये वॉच क्या है, वॉच वर्ब है। वर्ब में क्या कहा हमने, वर्ब में जो मीनिंग मैच करती हो उसके लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यस, डबल एस, एच एस, सी एच लास्ट में आ रहा है, सी एच, तो इसके साथ में ई एस का प्रयोग हो जाएगा, वॉचेस। क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉचेस। तो चलिए इसके आगे और टॉपिक को कवर करते हैं। दोस्तों इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि यस का प्रयोग कहाँ करना है और ई एस का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो गई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आई होप दोस्तों ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके अगले वाली टॉपिक पे। इसका अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, यस या यस का प्रयोग कहाँ होता है, इसको हमने पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डिटेल में हमने आपको समझा दिया है। तो इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के ऊपर चलते हैं और उस पर बात करते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम कहाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्या करवा दिए, हल करवा दिए हैं। आप उसको देख के अच्छे से समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे की प्रक्रिया को हल करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है दोस्तों, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। दोस्तों जिस तरीके से टेंस 3 प्रकार के होते हैं और हर तीनों टेंस में 4-4 पार्ट होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं किस पे, प्रेजेंट टेंस पे। प्रेजेंट टेंस पे अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस के अंदर कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट हो गए। ठीक है, अगर इन 4 पार्टों में से बात किया जाए तो सबसे पहले पार्ट का जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर उसके बात करें तो उसकी बात के अंदर कई सारी बात हैं। ठीक है, और पहली बात क्या है कि उसके अंदर भी कुछ पार्ट हैं, उसके अंदर भी क्या हैं, कुछ पार्ट हैं। उनके अंदर जो पार्ट हैं उन पार्ट की संख्या है 6, यानी जो उसके अंदर हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस, जिसको लोग वाक्य बोलते हैं। हिंदी में उसे वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस को आप कितने तरीके से बना सकते हो, 6 तरीके से। वही क्या होता है, सेंटेंस होता है। पहला होता है दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और छठा होता है निगेटिव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी दोस्तों एक सेंटेंस को आपको 6 तरीके से बनाना होता है। एक सेंटेंस को अगर आप 6 तरीके से बनाएंगे
तो क्या बनेगा, देखिए मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, क्या वह स्कूल जाता है, वह क्यों नहीं स्कूल जाता है, इन सभी बात पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सेंटेंसेस जो है इसके कितने प्रकार के हैं और इसका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए नंबर पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी पार्ट होते हैं सभी पार्ट को हमने लिख लिया है आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस होता है पॉजिटिव सेंटेंस, यानी इसको अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि कोई भी काम हो रहा है, यानी होता है, कोई भी काम हो रहा है या होता है। जैसे मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह जाता है, इनमें हमेशा काम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब ही है पॉजिटिव यानी सही सोच। पॉजिटिव का मतलब होता है योर थिंकिंग इज पॉजिटिव, आपका जो सोच होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी आप जो काम करोगे उस काम पे हमेशा फोकस रहेगा। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है कि मैं स्कूल जाता हूँ। लेकिन निगेटिव क्या है, निगेटिव मतलब निगेटिविटी, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस का काम है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये पहला वाला जो पॉजिटिव सेंटेंस है ये कह रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन इसका भाई जो है निगेटिव सेंटेंस ये कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ठीक इसी तरीके से इसका जो तीसरा भाई है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो क्या कहेगा, क्या तुम स्कूल जाते हो, या तुम, क्या मैं, ठीक है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तब इसके बाद चौथा वाला बोलेगा क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये चौथा जो है क्या कहेगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और फिर उसके बाद पांचवा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेगा। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये कहेगा मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। और छठा कहेगा मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इन सभी ट्रांसलेशन को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक ट्रांसलेशन हर सेंटेंस से लूँगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही मजबूत कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एक सेंटेंस से एक एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं, यानी एक सेंटेंस का एक ट्रांसलेशन, एक सेंटेंस का एक ट्रांसलेशन, एक सेंटेंस का एक ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन को हम 6 तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ एक सेंटेंस को 6 तरीके से कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने आपके सामने एक टेंसेंस, वो क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलेशन, हमने आपके सामने एक ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। इसी ट्रांसलेशन को हम 6 तरीके से बनाएंगे और बना के आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव डबल इंट्रोगेटिव तक सबसे लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं लिखते हैं राम स्कूल जाता है। राम क्या है दोस्तों, राम एक नाम है, राम क्या है, एक नाम है। तो यहाँ लिखेंगे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, यहाँ होगा इसका नियम, ये रूल का मतलब होता है नियम। इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका नियम है सब्जेक्ट, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिर वर्ब का 5वां रूप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड्स। इस साइड ट्रांसलेशन है, इस साइड रूल है। आई होप कि ये तरीका आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि साथ ही साथ उसका नियम भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार ये दिख रहा है या नहीं वहाँ तक। ठीक है दोस्तों, वहाँ तक दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है।
ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ करते हैं अपने दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन। देखिए दोस्तों, इसमें क्या था, ये केवल सैंपल है। ये क्या है, ये केवल सैंपल है। यानी राम स्कूल जाता है, राम क्या करता है, स्कूल जाता है। लेकिन यहाँ निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस ये कहता है राम जो है स्कूल नहीं जाता है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो राम यहाँ क्या होगा, डू या डज, यहाँ क्या प्रयोग होगा, डू या डज। दोस्तों निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव सेंटेंस ये कहता है कि राम स्कूल नहीं जाता है। राम क्या करता है, राम स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ लिखेंगे राम, एक बात मैं आपको बता दूं लिखने से पहले, इसमें क्या प्रयोग होगा, इसमें डू या डज का प्रयोग होगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव और या पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें सिंपल रहेगा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ड या सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आएगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ड सहायक क्रिया यानी डू या डज का प्रयोग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, डू का प्रयोग वहाँ होता है जैसे प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर में आप समझ ही रहे होंगे, कर्ता यू वी दे आई या एक से अधिक नाम कोई हो गया तो उसके साथ में डू का प्रयोग करते हैं। और डज का प्रयोग वहाँ करते हैं जैसे कर्ता ही सी इट और कोई नाम आ जाए, एक नाम आ जाए तो उसके साथ में डज का प्रयोग करते हैं, और ही आ जाए तो उसके साथ में डज का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक से अधिक नाम आ जाए, जैसे अंकित के साथ साथ अमित आ जाए तो इसमें डू लगेगा। इसमें क्या लगेगा, डू लगेगा। और यू आ जाए तो भी डू लगेगा, आई आ जाए तो भी डू लगेगा। यानी कहने का मतलब थर्ड पर्सन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होगा और प्लूरल नंबर यानी उसके अलावा जो होगा उन सभी के साथ में डू का प्रयोग होगा। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं राम, हमने क्या बताया था, यहाँ से डू या डज का प्रयोग होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ राम है, राम के लिए हमने क्या बताया था, जो नाम है इसके साथ में डज का प्रयोग होगा। यानी राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में डज का प्रयोग होगा। अदर इसके अलावा डू का प्रयोग होगा। जो जैसे यू वी दे और कोई नाम है, नाम के साथ साथ एक नाम और जुटा हुआ है तो उसके साथ में डू का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए राम, यहाँ लिखेंगे डज, राम डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ क्या लिखेंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। देखिए दोस्तों, यहाँ गोज होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए केवल यस या ईएस का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और कहीं नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या हुआ था, फिफ्थ फॉर्म लगा था, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में फिफ्थ फॉर्म लगता है। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ वर्ब का पहला रूप यानी वर्ब का फर्स्ट रूप वहाँ लगेगा। इसका जो रूल होगा कुछ इस तरीके से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, जो होगा आपके ट्रांसलेशन में आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अदर वर्ड्स। देखिए दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हम करेंगे किसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। तो यहाँ लिखेंगे डज राम गो टू स्कूल, SCHOOL। क्या राम स्कूल जाता है, इसका रूल क्या होगा, इसका रूल होगा यहाँ क्या, डू या डज पहले लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए डू या डज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, यहाँ लगा है डू या डज लगा है ना, तो इसके साथ सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ लिख दीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद OW का मतलब शॉर्टकट, ओ से अदर,
और W से वर्ड्स, ठीक है। शॉर्टकट में आप समझ लीजिएगा। आप लोग इतना समझदार हैं कि मैं आपको इशारा कर दूं तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए अब ये कहता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ लिखेंगे डज राम नॉट गो टू, SCHOOL, यहाँ लिख दिया हमने डज राम नॉट गो टू स्कूल। राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम स्कूल क्यों नहीं जाता है भैया। देखिए इसको हम लिखेंगे डू या डज, डू या डज लिख दिया हम यहाँ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे उसके बाद प्लस नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके आगे OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। देखिए दोस्तों अब ये कह रहा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है राम क्या स्कूल जाता है, इसमें जो क्या शब्द है ये बीच में आता है, राम क्या स्कूल जाता है। देखिए यहाँ लिखेंगे वाट, जो होगा वाट, क्योंकि वाट जो है बीच में, इसको हम पहले लाएंगे। राम क्या स्कूल जाता है तो इसके लिए लिखेंगे वाट, वाट राम, वाट डज, लिख दिया हम यहाँ वाट डज राम, वाट डज राम गो टू स्कूल, SCHOOL स्कूल। इसको हम बार बार इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था मीनिंग गलत है, लेकिन जबकि ये सही है, ठीक है। देखिए अब यहाँ लिखेंगे वाट, यहाँ लिखेंगे वाट, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस। इसके अलावा देखिए और कई सारे हो सकते हैं, वाट, वाई, हु, ठीक है। ऐसे कई सारे प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, ठीक है। देखिए उसके आगे लिखते हैं क्या, डू या डज, उसके आगे क्या लिखते हैं डू या डज, डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस, यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे OW। OW का मतलब होता है अदर वर्ड, ठीक है। देखिए अब इसको और आगे क्या करते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं राम स्कूल क्यों नहीं जाता है, राम क्या स्कूल नहीं जाता है, राम क्या स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ लिखेंगे वाट, यहाँ लिखेंगे वाट डज राम नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, यही लिख दीजिए, ये सेम यहाँ लिख दीजिए, इसका रूल ये मतलब सेम है, ठीक है। प्लस डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस उसके बाद OW यानी अदर वर्ड, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, बेस्ट ऑफ लक।